वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो हमारी पिछली 2 क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा और उसे 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये किताबी लैंग्वेज है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँगा। और वैसे भी अभी मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँगा। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था अक्षांश और देशांतर, जब हमने फर्स्ट अक्षांश और देशांतर पढ़ा था तब वो किताबी लैंग्वेज है। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपके कुछ पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। जैसे देखिए, नेक्स्ट हम पार्ट पे आते हैं। आपको 4 ये मैप दिख रहे हैं। पहला, एक तो हमने अक्षांश पढ़ लिया, देशांतर पढ़ लिया, उसमें इंपॉर्टेंट था भूमध्य रेखा। अब आपको कुछ पॉइंट है ना, मैं आपको एक बार फिर से समझ देता हूँ रिकॉल करके। नेक्स्ट पेज। देखो सबसे पहले मैं यहीं पे समझ देता हूँ आपको कुछ पॉइंट। जैसे आप एक तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये आपका एक गोलार्ध समझ लीजिए, ठीक है। एक गोलार्ध समझ लीजिए, ये 2 ध्रुव होते हैं, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री दक्षिण। हमेशा पेज पे देखना, हमेशा ऊपर क्या होगा, उत्तर, नीचे क्या रहता है, दक्षिण। इस साइड राइट साइड पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो 90 डिग्री ध्रुव का, जो ध्रुव 90 डिग्री सबसे ऊपर इससे पे होते हैं, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री अक्षांश रेखा पे, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, ये अक्षांश रेखा। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9 से करते करते ये पहुंच जाती है 90 तक। तो ये हो गई 90 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये उसी तरह नीचे, नीचे देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 ये पहुंच जाती है कहाँ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो 0 डिग्री जो रेखा है वो सबसे पहले तो भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हो गई भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। और ये 90, अभी वो कर्क मकर सब पढ़ेंगे अभी अपन बाद में, अभी तो आप इतना समझिए बेसिक से। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अक्षांश, जो उत्तर से दक्षिण चलते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है ना, सॉरी, पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है ना, वो हो गई अक्षांश रेखा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए अक्षांश रेखा, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, अक्षांश रेखा यानी वे काल्पनिक रेखाएं, वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। टोटल हो गई कितनी, 180, क्योंकि 90 90, 180 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद में सेकंड ग्लोब लीजिए, ग्लोब, इसमें वही 90 डिग्री उत्तर पे, 90 डिग्री दक्षिण पे, ठीक है। 90 डिग्री तो हो ही गया आपका ये ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ये हो गया ध्रुव आपका। उसके बाद में ये 0 डिग्री बीचों बीच, एक बार एक मीटिंग होती है, मतलब बैठ के सबने बातचीत की कि भैया 0 डिग्री रेखा, रेखा किसे माने। तो उन्होंने बताया कहाँ से गुजारे 0 डिग्री रेखा, तो देशांतर रेखा, तो सॉरी अक्षांश रेखा, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी के बराबर बीचों बीच भाग से काट ली। अब देशांतर रेखा करती है टाइम का डिसाइड, कौन सी, देशांतर रेखा। समय का डिसाइड कौन करती है, देशांतर रेखा समय का निर्धारित करती है। ये ध्यान रखना है आपको, जो टाइम है अपना, कौन सा टाइम आगे कौन सा टाइम पीछे चल रहा है, कब क्या टाइम हो गया, ये सब निर्धारित कौन करती है, देशांतर रेखा। तो इंग्लैंड के एक शहर का नाम है ग्रीनिच शहर। जैसे अपने राजस्थान में शहर है, जयपुर शहर है, बहुत सारे शहर है ना। तो इंग्लैंड देश के एक शहर का नाम है ग्रीनिच शहर। तो ग्रीनिच शहर से सबने डिसाइड किया कि यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, उस रेखा को, ये ध्रुव है, ठीक है, ये तो ध्रुव है नीचे ऊपर, तो यहाँ पे जो रेखा गुजर रही है उसे हम 0 डिग्री, ठीक है, उसे हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री रेखा। और यह संपूर्ण पृथ्वी का मानक समय होगा। अब यहाँ से इस रेखा के अकॉर्डिंग अपनी अपनी रेखाएं डिसाइड कर लो, और अपनी अपनी रेखाओं के अनुसार समय निर्धारित कर लो, जो कि हम अभी अगला चैप्टर अपना वही है। तो ये हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये हो गई देशांतर रेखाएं, 1 2 3 4 ऐसे पृथ्वी पर ये देशांतर रेखाएं होती है। और मैं एक ग्लोब लेके आऊंगा, फिर आपको और समझा दूंगा, ठीक है। ये देशांतर रेखा, ये टोटल कितनी होती है, टोटल देशांतर क्या है। अब अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। अब देशांतर से ये आपकी समय निर्धारित रेखा ही हो गई, देशांतर रेखा है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आइए कि आपको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये रेखा है जो इनमें क्रमांक होते हैं ना, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 2 3, ऐसे जो क्रमांक होते हैं, और इसके भी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री बीच वाली, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे जो क्रमांक होते हैं नीचे और सेम ऊपर। अब यहाँ से आप कुछ पार्ट डिवाइड कीजिए, जैसे देखिए
जैसे इन्हें हम गोलार्ध में बांटते हैं, है ना, इन्हें हम गोलार्ध में बांटते हैं। अब ये शहर था ना, इतने डिग्री ये शहर है, इतने डिग्री ये शहर है, एक पार्ट हो लीजिए। जैसे इसी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लो, ये आपके टुकड़े के दो, ये आपके गोले के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर सबसे पहले इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब बीचों बीच यहाँ से ये भूमध्य रेखा से अलग कर दिया, बीचों बीच भूमध्य रेखा से मैंने अलग कर दिया। अब ऊपर वाला भाग हमेशा कौन सा है, उत्तर, नीचे वाला भाग कौन सा है, दक्षिणी। इसका नाम दे दिया मैंने उत्तरी गोलार्ध। इसका नीचे वाला नाम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं, और ये दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, ठीक है, दोनों को ऐसे पार्टीशन कर दिया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वही 0 1 2 3, जीरो वाली से अलग किया है, 1 2 3, ऊपर नीचे तीनों अलग अलग 90 डिग्री दिखाई। सेम यही दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, इसको भी अलग कर दिया, दक्षिणी गोलार्ध भी अलग कर दिया, 0 1 2 3, ठीक है। ये हमेशा, ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा भाग है, पश्चिम भाग यानी कि पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये अलग भाग है, ये अलग पार्ट है, दोनों को डिवाइड कर दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे कि मैं अभी आपको यही समझाता हूँ, ये देखो, जैसे ये एक पेज है, इसके चार टुकड़े कर दिए, पूरे अर्थ को गोल है, तो ये, एक सेकेंड, ऐसे आप कंफ्यूज, ये देखो, ये मैंने अलग कर दिया आपको, ठीक है। ये अपने अपने हो गए अलग अलग, चार टुकड़े कर दिए मैंने। सबसे पहले ये जो पार्ट है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, एक बार तो ये देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये जो भाग है, ये पूर्व वाला भाग है, अलग कलर से देता हूँ, रेड। ये पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। चार टुकड़े हो गए अलग अलग। अब यहीं से वो मापते हैं, अब ठीक है, नेक्स्ट आओ देखो, यहाँ से अब अपन देख रहे थे, वो कहाँ गया मेन पॉइंट, ये। तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध, चार गोलार्ध क्लियर हो गए आपके, पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, उत्तर और दक्षिण भाग। तो अक्षांश और देशांतर यही है, और समय का निर्धारण ऐसे होता है। अब हम पहले तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको, अभी मैं आपको एक 3D ग्लोब बोर्ड लेके आऊंगा लास्ट में, तब वो समझाऊंगा, यहीं से आप क्लियर हो जाएगा। और इन सबको ग्रिड कहते हैं, जो ये जाल बनाती है ना, ये सब एक ही ग्लोब में रहती है और जाल बनाती है, उन सबको ग्रिड कहते हैं, देखो चैप्टर में दिखाएगा आपको। फिर मैं आपको अभी तो एक मैप ले आऊंगा 3D, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कहाँ तक हो गए थे कल, ये देखो, यहाँ से और समझ में आ जाएगा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटा है, ये ग्रीनिच रेखा गई, एक तो पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। एक ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बांट दिया दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है, अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे, यानी अन्य प्रकार की मानक समय रेखाएं भी थी। वास्तव में यूरोप में अनेक शताब्दी पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता, और यह उज्जैनी, वर्तमान जो उज्जैन नगर है, वहां से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था। खगोल विद्या का मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते थे, जो भी जांच होती थी, जो भी जानकारी होती थी, सब वहीं से प्राप्त की जाती थी, उज्जैन से। उज्जैन अनेक शताब्दी तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर ने यहाँ रहे और अपना कार्य किया था।
भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश व देशांतर से परिचित थे। मतलब जब ये विश्व में वैज्ञानिक मतलब ये वैज्ञानिक पैदा हुए थे, उस समय हमारे जो बड़े-बड़े खगोलविद प्रसिद्ध लोग थे, बराहमीर जैसे लोग थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन सब की जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। उन्हें इन सब के बारे में पता था और बाकायदा ये लोग लिख चुके थे। उज्जैन याम्योत्तर सभी भारतीय खगोल ग्रंथों में गणनाओं के लिए प्रमुख संदर्भ बन गए हैं। इस मानचित्र में उज्जैन याम्योत्तर के निकट के कुछ शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इससे अत्यधिक निकट है, जबकि कुछ शहर दूरी पर है, इसलिए यह देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है। वर्तमान की तुलना में यह सटीक नहीं है। उज्जैन जहां से गुजरता था 78.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उज्जैन की ये देशांतर थी। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी को बराबर हिस्सों में नहीं बांटता था, इसकी दूरी थी वो अलग अलग थी, कई स्थानों की ज्यादा थी, कई स्थानों की कम थी। ठीक है, इस वजह से उसे नहीं माना गया। अब ये हमारा भारत, अब उत्तर दक्षिण सब समझ में आ जाएगा आपको। इसको अपन एक बार ड्रॉप करो, नेक्स्ट आओ। चलो ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अगला आपका टाइम का है, अगला आपका समय का है, समय निर्धारण का है। तो सबसे पहले भारत का समझ लीजिए। देखो, भारत, देखो सबसे पहले भारत की रेखाएं देख लीजिए, भारत की। देखो, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये प्रमुख प्रमुख देशांतर गुजरते हैं अपने यहाँ से। और ये देशांतरीय रेखा होगी ऊपर से नीचे, और ये होगी अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट पूरा उत्तरी है ना, इसलिए, और नीचे वाला दक्षिणी में आता है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश भारत जहां स्थित है वह कंप्लीटली उत्तरी अक्षांश में है, पूरे पृथ्वी को देखते हुए उत्तरी अक्षांश में। अगर हम इसे ही दो पार्ट में डिवाइड करें बीचों बीच, तो हमारा भारत फिर उत्तरी यहाँ बनता है, उत्तरी भारत यहाँ बनता है, और दक्षिणी भारत यहाँ बनता है। हम इसे बराबर बीच में से काटते हैं, ठीक है, तब जाके उत्तरी और दक्षिण। लेकिन अगर पूरे अर्थ को देखा जाए, तो हमारी जो पृथ्वी को देखा जाए, तो उस पे हमारा भारत है वो पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अब सबसे पहले आप मानक समय, ये समय का निर्धारण है ना, ये कर लीजिए। सबसे पहले समय का निर्धारण कर लीजिए। ये आपका ये कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी बड़ी क्लास तक रहता है, इसे आप आज यही समझ लीजिए। देखो, ग्लोब को एक पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है, ये ध्यान रखना आपको। प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब है कि 360 डिग्री, अर्थात एक घंटे में प्रति घंटा कितना होता है? 15। प्रति घंटा कितने डिग्री घूमता है? एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है, एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है। तो 15 मल्टीप्लाई 24 किया तो 360 डिग्री अपने आप घूम गया। 360 डिग्री घूमता है ना पूरा, तो 15 प्रति घंटा कितने डिग्री घूमता है? 15। अब प्रत्येक 15, ठीक है, प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मतलब हर 15 डिग्री का मतलब है कि एक घंटा घूम लिया। प्रमुख यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0, 15, 30, 45 पूर्व पूर्व ये पूर्व की तरफ घूम रहे हैं ना, तो पूर्व की तरफ जाते हुए 0 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री पूर्व, 0 डिग्री पूर्व तो खैर नहीं होगा, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार 15 जोड़ते जाए हम, तो कितने पहुंच जाएंगे? 180। यानी ग्रीनिच पर 12 बजे का मध्याह्न है, दोपहर का समय है। तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर 1 बज रहे हैं, 15 डिग्री पूर्व पर 1 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्व पर 2 बजेंगे, यानी कि समय प्लस होता जाएगा। आ गया समझ में? अगर 15 डिग्री पर 1 बज रहे हैं, तो उसी समय 30 डिग्री पर कितना बजेंगे? 2 बजेंगे दोपहर के। आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री पूर्व से 1 घंटा कम होता रहता है। तो समझ में आ गया? अब 1 घंटे का डिफरेंट कैसे आता है? जैसे देखिए, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री और देशांतर रेखा है, डार्क।
जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे अभी इस समय 1 बज रहा है, तो जैसे ही हम 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे बज जाएँगे 2। और अगर हम पीछे की बात करें, तो यहाँ पे अगर 1 बज रहा है दोपहर का, तो यहाँ दोपहर के 12 ही बजेंगे। तो जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाता है, तो डिग्री के हिसाब से समय ही काउंट होता है। आ गया समय यहीं से क्लियर? एक बार और बताऊँगा मैं इसको आगे। 7th 8th क्लास में और पढ़ेंगे अपन इसको एक बार। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने के उपयोग में इसका किया जाता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समय के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर एक मानक समय को अपनाते हैं। मतलब सब देश अपनी-अपनी एक मानक समय रेखा अपनाते हैं। अपने मध्य से गुजरने वाली जिससे वो समय का निर्धारण करते हैं। और यहीं से जैसे कि अब अपने भारत का इतना समझिए, अपने भारत का जो देशांतर है वह जो मुख्य 0 डिग्री है ना, वहां से आगे है 82.5 डिग्री। तो वहां से जो आगे है, तो इस वजह से 0 डिग्री का जो समय है और वहां पे जो समय है उसमें अंतर है, अपने 5.5 घंटे का जो आ रहा है ना, भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST ग्रीनिच, जिसे हम ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहते हैं, उस वो स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। अब पता चला आगे है क्योंकि हम आगे की तरफ पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ होते, अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में होते, तो हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे है, और भी जितने डिग्री देशांतर पे होता उस हिसाब से हमारा समय पीछे होता। तो हम वर्ल्ड में 5.5 घंटे आगे हैं। जैसे अभी जो 0 डिग्री वाले शहर हैं, 0 डिग्री वाले शहर हैं, वहां पे अगर रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे सुबह के कितने बज जाते हैं? 5:30, क्योंकि हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। अब हमारे भी देश में अलग-अलग देशांतर है। हमारे देश का पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, तो वहां पे भी समय का अंतराल आता है, जो कि हम आगे देखेंगे। यह सभी मानक समय क्षेत्र के गठित किए गए हैं। जो ग्राफ 15 डिग्री के क्षेत्र में 1.7 चित्र दिए गए हैं, वहां के हम देख सकते हैं। पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें, तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती, इसलिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र पर कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं के मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT जोड़े, यदि उनका धनात्मक चिन्ह है तो, और घटाएं। अर्थात हम डिग्री से माप सकते हैं। ठीक है, एक अर्थात हम डिग्री से माप सकते हैं कि कितने डिग्री आगे है, कितने डिग्री पीछे है। जैसे उदाहरण पे देखिए नेक्स्ट। इस प्रकार चित्र 1.9 में भारत में केंद्रित ग्लोब देशों के GMT के संदर्भ में दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थिर कुछ मुख्य यामोत्तर होते हैं, इनके विपरीत 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्रीनिच के स्थिर मुख्य याम्योत्तर है, इसके विपरीत लगभग 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 इस रेखा को एक दूसरे को छूते हैं। इसे समुद्री जहाज या विमान पार करते हैं, तो आपके द्वारा घड़ी तिथि का परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो इसे पार करते ही आप मान लीजिए कि सोमवार से रविवार। अब समझ में आ गया? मतलब एक दिन ही पूरा पीछे जाते हैं वो 180 डिग्री। ये अब बात कर रहा है किसकी? देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको ग्लोब की। जैसे अपने ये ग्लोब बनाए ना, यहाँ की बात कर रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री पे तो पूरे 12 घंटे का अंतर पड़ जाता है। पूरे कितने घंटे का अंतर पड़ जाता है? 12 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अगर कोई यहाँ से इस गोलार्ध से इस गोलार्ध में इधर की साइड, अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है, तो उसे आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से 12 घंटे आगे निकल गया, यानी कि एक दिन पहले जी रहा है ये। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक दिन पहले जी रहा है। तो इसको एक अपना जो घड़ी का समय है, जब जहाज पार करते हैं, तो इस गोलार्ध में आते टाइम, क्योंकि घूम के दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस गोलार्ध में आने के लिए अपन उसको अपना घड़ी का समय या दिन का समय एक दिन पीछे करना पड़ता है, क्योंकि ये देशांतर की वजह से आगे पहुंच गया। और इसे एक दिन क्या करना पड़ता है? एक दिन पीछे रहता है। इसे एक से क्या करना पड़ता है? इसके बराबर आने के लिए एक दिन आगे करना पड़ता है अपने घड़ी का समय।
घटाएंगे, यदि पश्चिम की ओर इस पार करते हैं तो एक दिन रविवार से जोड़े सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में एक दिन विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। मानचित्र छोटा या बड़ा इसे दर्शाने के लिए अत्यधिक साधन है। मानचित्रों के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक स्थिति है, इसके अक्षांशों और देशांतरों में ग्रिड है। मतलब जो जाल बना हुआ है ना, उसे ग्रिड कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा समांतर, उत्तर से दक्षिण जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे तरफ तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही से इसे परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर, देशांतर के समय निर्धारित किया जा सकता है और समय से भी परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के लिए तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। तो जैसे मानक समय 0 डिग्री है, वैसे तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री दोनों। ठीक है, मानक समय जैसे 0 डिग्री है तो तिथि रेखा है 180। तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ पे इसमें आपको जो क्वेश्चन है, जो इसमें चैप्टर के क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। और नूडल्स में आप लिखिए पहला अक्षांश, सेकंड देशांतर, भूमध्य रेखा, मानक समय व तिथि रेखा। ठीक है, गोलार्ध, ध्रुव, दिन रात और मानचित्र की आवश्यकता। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है, यही समझना है, इनको समझने के लिए ही यह चैप्टर है। अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, मानक समय तिथि रेखा, गोलार्ध कौन से दोनों, ध्रुव दोनों, दिन रात। दिन रात का अंतर मैंने बताया था, जहाँ सूर्य की किरणें जहाँ सीधी जा रही है वह दिन है, और उसके अपोजिट साइड, पीछे की साइड, जैसे बॉल के एक साइड उजाला है तो मतलब दिन है, क्योंकि टॉर्च किया था हमने। एक साइड याद कीजिए लैंप से, और दूसरी साइड क्या है, रात। ठीक है, ये चैप्टर हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, मुझे पता है, ये चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर था। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे बहुत इजी चैप्टर आएंगे, समझने वाले चैप्टर आएंगे, तो उन्हें हम समझेंगे, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको और अच्छी तरह समझ में आते जाएंगे। एक बार हम इनका वापस, इसी चैप्टर को हम एक बार वापस पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर अलग टीचर भी पढ़ाएगा और मैं भी एक बार वापस पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।